यामिनी ने फिर से पूछा। शनाया यही सोच रही थी कि वो यामिनी के बात को कैसे टाले। तभी हॉस्पिटल आगे कुछ रोल्स रॉयस गाड़ियां आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र की औरत निकली और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। मैडम, हम पहुंच गए, एक बॉडीगार्ड ने कहा। इसके बाद वो सीधा शनाया के रूम में गए जो इस वक्त यामिनी के साथ थी। शनाया इस वक्त वही सोच रही थी कि वो यामिनी को कटा जवाब दे, तभी यामिनी के पीछे एक शैडो आई। इससे पहले शनाया कुछ रिएक्ट कर पाती, उस लेडी ने यामिनी की गर्दन पर मारा और यामिनी बेहोश हो गई। आपने मेरी मॉम के साथ क्या किया? शनाया ने घबराते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस बेहोश किया है, उस लेडी ने कहा। कौन है आप? क्या चाहती है? शनाया ने पूछा। मेरा नाम कल्पना रायजादा है, तुम चाहो तो मुझे मॉम भी बुला सकती हो, उस लेडी ने कहा। कल्पना रायजादा? शनाया ने धीरे से कहा। अगर यह सच में कल्पना रायजादा है तो यह आहान की सटेप मॉम हुई, पर यह यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए है? शनाया ने सोचा। शनाया के हाव भाव देखकर कल्पना समझ गई कि वो उसे जानती है। लगता है आहान ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है, कल्पना ने कहा। आप यहाँ क्या कर रही? आहान से मिलने आए हैं? शनाया ने पूछा। नहीं, मैं आहान से मिलने नहीं, तुमसे मिलने आई हूँ, कल्पना ने कहा। मुझसे मिलने? शनाया कंफ्यूज हो गई। हाँ, तुमसे मिलने, मुझे तुमसे काम है, कल्पना के कहा। मुझसे काम? मुझसे क्या काम है आपको भला? शनाया अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। आहान और कल्पना का रिश्ता बहुत न्यूट्रल था, दोनों को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नैना और आहान के साथ जब ज्यादती होती थी तब कल्पना अक्सर उनका साथ देती थी, पर फिर भी शनाया को कल्पना पर भरोसा नहीं था। कल्पना आदित्य से प्यार करती थी और आदित्य नैना से। शनाया की नजर में दोनों सौतन थी, इसलिए नैना और कल्पना का रिश्ता कैसा था ये समझना मुश्किल नहीं था। इस वजह से शनाया को कल्पना पर भरोसा नहीं था। शनाया, मुझे लग रहा है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, कल्पना ने कहा। शनाया के अपने एक्सप्रेशंस छुपाने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए कल्पना उन्हें आसानी से पढ़ पा रही थी। शनाया ने कल्पना की तरफ देखा, उसे कल्पना के वहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शनाया, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी, मैं यहाँ सिर्फ एक काम से आई हूँ, कल्पना ने कहा। कहिए, क्या काम है? शनाया की टोन बहुत रूखी थी। मैं चाहती हूँ कि तुम आहान को तलाक दे दो, कल्पना ने कहा। इम्पॉसिबल, शनाया ने तुरंत कहा। इम्पॉसिबल? तुम आहान को डिवोर्स क्यों नहीं दे सकती? कल्पना ने पूछा। क्यों का कोई जवाब नहीं है, बस मैं आहान को डिवोर्स नहीं दूंगी, शनाया ने आवाज में जोर देते हुए कहा। वो नहीं जानती थी कि कल्पना ये क्यों चाहती थी, पर उसने आहान को डिवोर्स देने के बारे में सोचा भी नहीं था। 3 साल से दोनों की जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, पर दोनों ने उसे फेस किया, तब आज उनका रिश्ता यहाँ तक पहुंचा था। अब कल्पना के कहने पर अगर वो आहान को डिवोर्स दे देती तो उसके और आहान के 3 साल के रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं रहती। शनाया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। शनाया बेटा, तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो? कल्पना ने पूछा। आप होती कौन है मुझे आहान को डिवोर्स देने के लिए कहने वाली? आहान मेरा पति है और हमारे रिश्ते का फैसला हम खुद करेंगे, और हमारा फैसला यही है कि हम एक दूसरे को डिवोर्स नहीं देंगे, शनाया ने कहा। अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर तुमने आहान को डिवोर्स नहीं दिया तो वो मर जाएगा, तब तुम क्या करोगी? कल्पना ने पूछा। आपके कहने का मतलब क्या है? शनाया ने पूछा। तुम जानती हो आहान ने अनन्या के साथ क्या किया? कल्पना ने पूछा। शनाया का रिएक्शन देखकर वो समझ गई थी शनाया को कुछ नहीं पता। तुम जानती हो अनन्या बहुत बुरी तरह से घायल है, उसके चेहरे बिल्कुल बिगड़ गया है और उसके पेट में भी इंटरनल इंजरी हुई है, कल्पना ने कहा। क्या? शनाया शॉकेड थी। शनाया आहान के वहां आने से पहले ही बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। जब उसने आहान से पूछा तब आहान ने भी यही कहा था कि उसने अनन्या को वहां से निकाल दिया। उसने अनन्या की चोटों के बारे में शनाया को कुछ नहीं बताया। आहान ने मुझसे ये सब छुपाया ताकि मैं इसके बारे में ज्यादा ना सोचूं, शनाया ने मन में सोचा। हाँ, तुम्हारे पति ने अनन्या की यह हालत की है, यही नहीं धीरज जी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन दोनों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, कल्पना ने कहा। ये सब सुनकर शनाया बहुत इमोशनल हो गई। इमोशनल होने के साथ उसका दिल भी बैठ गया था। अनन्या आलोक की बेटी थी और रायजादा परिवार की लाडली भी थी। शनाया समझ सकती थी कि अनन्या की यह हालत देखकर रायजादा फैमिली में सबको कितना गुस्सा आया होगा। शनाया, मुझे तुमसे बहुत जलन होती है, कल्पना ने कहा। जलन? मुझसे कैसी जलन? शनाया ने पूछा। तुम्हारा पति इतना अच्छा है, तुम्हें कोई जरा सी खरोच भी मारे तो वो उसे नहीं छोड़ता, कल्पना ने कहा। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरी तरह नहीं जिसकी शादी आदित्य से हुई। आदित्य अंकल, शनाया कुछ पूछना चाहती थी पर चुप हो गई। शनाया जानना चाहती थी कि आदित्य कल्पना को कैसे ट्रीट करते थे, पर उसने ये सवाल नहीं पूछा। तुम ये जानना चाहती हो कि वो मुझे कैसे ट्रीट करते हैं? कल्पना अनन्या का कन्फ्यूजन समझ गई थी। हाँ, शनाया ने कहा, आदित्य मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं, वो एक परफेक्ट हस्बैंड है, कल्पना ने कहा। परफेक्ट हस्बैंड? शनाया ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा।
हाँ, बस एक ही बात है जो परफेक्ट नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करते, कल्पना ने कहा। शनाया को इस वक्त कल्पना से हमदर्दी होने लगी। कल्पना के लिए लड़कों की कमी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने आदित्य से शादी की। बहुत कोशिशों के बाद भी कल्पना दिया के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई थी। मुझ पर तरस खाने की जरूरत नहीं है शनाया, कल्पना ने कहा। उन्होंने देख लिया था कि शनाया क्या सोच रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं आप पर तरस नहीं खा रही, शनाया ने कहा। कल्पना ने अब टॉपिक बदलते हुए कहा, तुम जानती हो अनन्या की ऐसी हालत देखने के बाद रायजादा फैमिली में क्या हुआ? क्या हुआ? शनाया ने घबराते हुए पूछा। बहुत बड़ा हंगामा हुआ। अनन्या का भाई मिलिट्री कैंप से वापस आ गया और अपने साथ किसी गैंग के लोगों को लाया है। अनन्या की बहन ने भी यही किया। दोनों भाई बहन अपनी बहन की हालत का बदला लेने उसी दिन शिमला आ रहे थे, पर आलोक ने उन्हें रोक दिया। कल्पना ने सारी बात बताई। पर आलोक अंकल ने उन्हें रोका क्यों? शनाया ने पूछा। आलोक रायजादा बहुत पावरफुल थे और रायजादा फैमिली में बहुत माने जाते थे। आदित्य के बाद वही थे जिनकी अपने परिवार में चलती थी। मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा, पर तुम इतना समझ लो कि वो इस मामले को आसानी से नहीं जाने देगा। आज नहीं तो कल वो आहान के लिए मुसीबत खड़ी जरूर करेगा, कल्पना ने कहा। शनाया के चेहरे पर परेशानी और डर दोनों थे। आहान का परिवार बहुत पावरफुल था और आहान उनसे नहीं बच सकता था। शनाया नहीं जानती थी कि आहान क्या सोच रहा था या क्या प्लान कर रहा था, पर अभी जो उसके सामने था उस हिसाब से रायजादा फैमिली फायदे में थी और वो आहान को आसानी से नुकसान पहुंचा सकती थी। शनाया के माथे पर डर की वजह से पसीना आ गया था। वो लंबे सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। शनाया, तुम जानती हो मैं तुम्हें आहान को डिवोर्स देने के लिए क्यों कह रही हूं? कल्पना ने पूछा। क्यों? शनाया ने पूछा। इस वक्त शनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल्पना का भले ही कुछ भी मोटिव हो, पर इस वक्त वो उनसे बहस नहीं कर सकती थी। क्योंकि तुम आहान की कमजोरी हो शनाया, कल्पना ने कहा। आलोक ने आहान के खिलाफ कुछ नहीं किया, इसके दो कारण है, एक आदित्य और एक कारण तुम हो शनाया, कल्पना ने कहा। मेरी वजह से आलोक अंकल आहान पर हमला होने से क्यों रोकेंगे? शनाया ने पूछा। आलोक तुम्हारे और आहान के रिश्ते को अच्छे से जानता है। वो जानता है कि जब तक तुम शिमला में हो और आहान की जिंदगी में हो तब तक वो किसी भी वक्त आहान से बदला ले सकता है, कल्पना ने कहा। शनाया के चेहरे का रंग बदल गया। कल्पना जो कह रही थी वो सच था। आहान को सबसे ज्यादा ताकत भी शनाया से मिलती थी और उसकी कमजोरी भी वही थी। आहान शनाया के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता था और उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर शनाया आलोक के कब्जे में आ जाए तो वो आहान से कुछ भी करवा सकता था। पर इसमें मेरे और आहान के डिवोर्स की बात कैसी आई? डिवोर्स के बाद भी तो आलोक अंकल मेरा इस्तेमाल करके आहान को नुकसान पहुंचा ही सकते हैं, शनाया ने पूछा। शनाया इतना तो समझ गई थी कि आलोक उनके डिवोर्स को सीरियसली नहीं लेगा। भले ही डाइवोर्स हो जाए पर शनाया आहान की कमजोरी तब भी रहेगी। अगर तुम्हारा और आहान का डाइवोर्स हो गया तब भी वो तुम्हारे सहारे आहान पर अटैक कर सकता है, पर डाइवोर्स के बाद तुम मेरी टीम मेंबर बन जाओगी, ऐसे में वो तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कल्पना ने कहा। आपके टीम की मेंबर? शनाया के चेहरे पर कंफ्यूजन शुरू से ही थी। इस बात से वो और बढ़ गई थी। हाँ, तुम्हारे डिवोर्स के बाद तुम मनाली चली जाना, वहां मेरा बिजनेस है जो मैं तुम्हें सौंप दूंगी, कल्पना ने कहा। आप ये सब क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ, इससे आपको क्या फायदा होगा? शनाया ने पूछा। शनाया की नजर में कल्पना आहान की सटेप मॉम थी। आहान उस औरत का बेटा था जिससे आदित्य प्यार करता था, पर वो आलोक रायजादा के खिलाफ होकर आहान की मदद क्यों करना चाहती थी, ये शनाया को समझ नहीं आ रहा था। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ ये तुम्हें फ्यूचर में पता चल जाएगा। इस वक्त मैं बस तुम्हारा फैसला जानना चाहती हूँ, कल्पना ने कहा। मेरा फैसला? शनाया बहुत इमोशनल हो गई। क्या डिवोर्स के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? शनाया ने पूछा। उसकी आंखें नम हो गई थी। डाइवोर्स ही एक तरीका है, कल्पना ने रूखी आवाज में कहा। रायजादा फैमिली के लोग मुझे खुलकर इस मामले में कभी नहीं बोलने देंगे। अगर तुम आहान को डिवोर्स दे दोगी तभी मैं तुम्हारे सहारे आहान और आलोक की लड़ाई में इंटरफेयर कर पाऊंगी। उस वक्त अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो रायजादा फैमिली के लोग मुझे कुछ नहीं कहेंगे। डिवोर्स के बाद तुम्हारा और आहान का रिश्ता खत्म हो जाएगा और तुम मेरी टीम मेंबर होगी। मेरा बिजनेस भी तुम्हारे पास होगा तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी, कल्पना ने शनाया को समझाया। शनाया को अब सब समझ आ रहा था। अगर आहान और उसका डिवोर्स हो जाएगा तो कल्पना आहान की शनाया के थ्रू मदद कर पाएगी। भले ही आलोक को पता हो कि आहान की मदद कल्पना कर रही है, फिर भी वो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि कल्पना रायजादा फैमिली के रूल्स के खिलाफ नहीं जा रही थी। ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, बहुत सोचने के और सब कुछ समझने के बाद शनाया ने कहा। उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। कल्पना का आहान को नुकसान पहुंचाने का मकसद भी हो सकता था, पर इस वक्त वो आहान की साइड थी। शनाया आहान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। कल्पना भी खुश हो गई। एक पल के लिए उसे लगा था कि शायद शनाया उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगी और उसकी बात मानने से मना कर देगी। गुड, तुम 3 दिन बाद शिमला चली जाना, वो मेरा इलाका है, वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, कल्पना ने कहा।
इतना कहने के बाद कल्पना अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर चली गई। अब रूम में यामिनी और शनाया थे। यामिनी कल्पना के वार की वजह से अभी भी बेहोश थी और शनाया इतना सब कुछ होने के बाद बहुत अजीब महसूस कर रही थी। शनाया अपने बिस्तर पर लेट गई और आहान के बारे में सोचने लगी। जब आहान को शनाया के इस फैसले के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद गोल्डन शील्ड पहुंचता है। वहां विक्की, सनी, देवांश, शान, सूरज और तन्वी उसका इंतजार कर रहे हैं। आहान को देखकर विक्की सारी दवाइयां निकलता है और देवांश दोनों आइस लोट्स निकालता है। अतुल की तबीयत कैसी है अब? आहान ने पूछा। यंग मास्टर, गुरुजी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, उनमें कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, देवांश ने कहा। अच्छा, मैं आइस लोट्स को प्यूरिफाई कर देता हूं, फिर तुम उसे ले जाना और अतुल को दे देना, आहान ने कहा। यंग मास्टर, आप भी हमारे साथ चलिए, गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं, देवांश ने कहा। ठीक है, मैं भी चलूंगा, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आइस लोट्स को प्यूरिफाई करने का तरीका बहुत आसान था। गोल्डन शील्ड से लिए हुए इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे थे। आहान ने लगभग 1 घंटे में दोनों आइस लोट्स को प्यूरिफाई कर दिया था। दोनों आइस लोट्स में से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। एक आइस लोट्स आहान ने देवांश को दे दिया जिससे अतुल जा सके और एक उसने अपने पास रख लिया। यह आइस लोट्स वो शनाया को देने वाला था जिससे शनाया की बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और वो मार्शल आर्ट सीख सके। गोल्डन शील्ड से काम खत्म करने के बाद आहान फिर से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसके पास कार्तिक कोहली का फोन आया। हेलो यंग मास्टर, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के वेकेशन एरिया के फर्स्ट फेज का काम खत्म होने वाला है। मैंने एक ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है। इसमें मैं पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बिजनेसमैन को इनविटे करना चाहता हूँ, कार्तिक ने कहा। फर्स्ट फेज का काम पूरा हो गया। आहान शॉकेड था। उसे उम्मीद नहीं थी कि टाइम इतना जल्दी निकल जाएगा और फर्स्ट फेज का काम खत्म हो जाएगा। पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आहान ने कभी भी प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के बारे में नहीं पूछा था। प्रोजेक्ट का काम खत्म हो जाने का मतलब था कि अब वो आम जनता के लिए खोला जा सकता था। लोग अब वहां वेकेशन मनाने आएंगे, तब स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में प्रॉफिट्स आने भी शुरू हो जाएंगे। ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने का मतलब था एडवर्टाइजमेंट करना। जाहिर सी बात थी कार्तिक को इस पर आहान की राय चाहिए थी। कार्तिक, मैं इस सेरेमनी में आ जाऊंगा, पर रिबन कटिंग आपको करनी होगी, आहान ने कहा। यंग मास्टर, मैं कैसे? कार्तिक ने कहा। कार्तिक, ये प्रोजेक्ट आपकी वजह से पूरा हुआ है। शुरुआत से लेकर अंत तक आपने ही इसे संभाला है, इसलिए रिबन कटिंग का हक भी आपका ही है, आहान ने कहा। यह आप क्या बोल रहे हैं यंग मास्टर? ये प्रोजेक्ट आपका है, मैंने तो बस इसे बनाने में मदद की है, कार्तिक ने कहा। कार्तिक, मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो समझिए, आहान ने कहा। इस प्रोजेक्ट में आहान का इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा था, पर कार्तिक समझ गया था कि आहान रिबन कटिंग से मन क्यों कर रहा था। अगर रिबन आहान कट सबको पता चल जाता कि आहान सिर्फ एक नालायक घर जमाई नहीं था। जी यंग मास्टर, वैसे यंग मास्टर, मैं कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाने का भी सोच रहा था जो नाच और गा सके। सिर्फ पॉलिटिशियंस को बुलाना और रिबन कटाना बहुत बोरिंग हो जाएगा। आप किसी को जानते हैं? कार्तिक ने कहा। नहीं, आहान ने कहा, और इन सब मामलों में मेरी राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप वो कर सकते हैं, आहान ने अपनी बात पूरी की। ओके यंग मास्टर, थैंक यू, कार्तिक ने कहा और फोन रख दिया। फोन रखने के बाद आहान टर्न लेने की वाला था कि उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसने तुरंत ब्रेक मार लिया। उसके सामने कुछ लोगों की भीड़ थी। भीड़ के बीच में एक बेंटले कार के पास एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। उसके सामने एक लंबा सा आदमी सूट पहने हुए था और उस औरत पर चिल्ला रहा था। उस आदमी ने उस अधेड़ उम्र की औरत को बहुत मारा था। उनके शरीर से खून बह रहा था और जगह जगह पर नीले निशान थे। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, उस औरत ने कहा। ऐसे कैसे जाने दूं तुम्हें? तुम्हारी वजह से मेरी कार डैमेज हुई है, उस आदमी ने कहा। उस आदमी के चेहरे पर बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन था। आहान को यह सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं जानता था कि उस औरत ने क्या किया था, पर उस लड़के के एक्शंस जस्टिफाइड नहीं थे। उस औरत को उस लड़के ने बहुत मारा था। उस लड़के ने फिर से उस औरत को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। आहान अपनी कार से उतरकर वहां जाने वाला था, पर तभी उसने देखा कि उस लड़के और उस औरत के बीच में एक छोटी बच्ची आ गई थी। वो लड़की 18 साल की होगी। आप मेरी मम्मी को ऐसे नहीं मार सकते, उस लड़की ने कहा। उस लड़की का टेम्परामेंट बहुत अलग था। उसने जिस तरह ये बात बोली थी कोई भी रुक जाए। ऊपर से वो बहुत खूबसूरत भी थी। वो लड़का एक बार के लिए रुक गया और फिर उसने खुद को संभाला। ये औरत तुम्हारी माँ है, उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज में पहले से ज्यादा गुस्सा था। आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते, उस लड़की ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा। तुम्हारी माँ ने मेरी कार को टक्कर मार दी और अब पैसे भी नहीं दे रही है, उस लड़के ने कहा। इन्होंने आपकी कार को टक्कर मारी है, उस लड़की ने पूछा। फिर दोनों कार्स की तरफ देखा। उनकी रेड इलेक्ट्रिक कार भी डैमेज हुई थी और उस लड़के की बेंटली भी डैमेज हुई थी। उसकी कार का पेंट उतर गया था। सॉरी, हमारी वजह से आपकी कार का पेंट उतर गया, उस लड़की ने सरकास्टिक टोन में कहा। सॉरी, बस सिर्फ सॉरी,
उस लड़के ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की कोई ड्रामा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा। फिर उसने अपने पर्स से कुछ नोट निकाली और उन्हें सही करने लगी। उस लड़के को यह देखकर गुस्सा आ गया। उसने उस लड़की को इतना तेज थप्पड़ मारा कि वो लड़की कार से कुछ दूर जाकर गिरी। तुम्हें क्या लगता है मेरी कार के लिए तुम 200 - 500 रुपए दोगी और यह ठीक हो जाएगी? उस लड़के ने चिल्लाकर कहा। तो फिर कितने पैसे चाहिए आपको? उस लड़के ने खुद को संभालते हुए पूछा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम जानती हो ये कार 30 लाख की है, इसके लिए मुझे कम से कम 30,000 रुपए चाहिए। उस लड़के ने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। इस बार यह बात उस अधेड़ उम्र की औरत ने बोली थी। मुझे नहीं पता, कहीं से भी पैसे लाओ, उस आदमी ने कहा। तभी उस गाड़ी से औरत निकली। वो बहुत ही अमीर लग रही थी। उन्होंने अपने ड्राइवर को डांटते हुए कहा, ड्राइवर, अभी तक यह मामला खत्म नहीं कर पाए तुम, क्या चल रहा है यहाँ पर? उस अमीर औरत ने कहा, सॉरी मैडम, मैं अभी यह मामला निपटता हूँ। ड्राइवर ने कहा, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, इस मामले को 5 मिनट में निपटाओ, आगे और भी काम है। अमीर लेडी ने कहा। यस मैडम, ड्राइवर ने कहा। आहान ये सब दूर से देख रहा था। उसे ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हमारी कार को डैमेज कर दिया और अब पैसे भी नहीं दे रहे, ड्राइवर ने कहा और उस औरत पर फिर से हाथ उठाने लगा। इस बार उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया था। यह कोई और नहीं, आहान ही था। किसी लेडी पर हाथ उठना अच्छी बात नहीं है, आहान ने कहा। आहान समझ गया था कि वहां क्या हुआ था। गलती दोनों की थी, पर कार से उतरते ही उस ड्राइवर ने सारा इल्जाम उस औरत पर डाल दिया था। तुम होते कौन हो हमारे मामले में बोलने वाले? वो ड्राइवर अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें कितनी पैसे चाहिए? आहान ने पूछा और उसे छोड़ दिया। 30,000 रुपए, उस आदमी ने कहा। आहान जानता था कि वो ज्यादा पैसे मांग रहा था। उसकी कार इतनी भी डैमेज नहीं हुई थी, पर थोड़ा सा पेंट उतरा था जो कुछ पैसों में सही हो सकता था। 30,000 रुपए, आहान ने फिर से पूछा। सही सही बोलो, ज्यादा पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, आहान ने उसे वार्न करते हुए कहा। अच्छा, 50,000 रुपए, अब मुझे 50,000 रुपए चाहिए, ड्राइवर ने एटीट्यूड के साथ कहा। अगर इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं। इससे पहले वो ड्राइवर कुछ बोल पाता, आहान ने उसका गला पकड़ लिया था। आहान समझ गया था कि ये आदमी इस मामले को ढंग से सुलझाना नहीं चाहता था। आहान ने उसे जमीन से ऊपर उठाया। वहां जितने लोग थे सब हैरान थे। इतने साधारण दिखने वाले आदमी में इतनी ताकत थी। छोड़ो, जाने दो मुझे, वो ड्राइवर हाँफ रहा था। ठीक है, जैसा तुम बोलो, आहान ने इतना कहा और उसे बेंटले की छत पर फेंक दिया। ये देखकर वो अमीर लेडी बहुत गुस्सा हो गई। ये क्या बदतमीजी है, उसने कहा। यह कोई बदतमीजी नहीं है, बदतमीजी आपका ये ड्राइवर कर रहा था, आहान ने कहा। हमारी कार इसने डैमेज की है, पैसे ही तो मांग रहे हैं, उस लेडी ने कहा। अच्छा, और आपके ड्राइवर ने आंटी की ये हालत की है, उसका कंपनसेशन कौन देगा? आहान ने कहा। इतने में उस लेडी ने अपना पर्स निकाला और कुछ पैसे दूसरी लेडी की तरफ फेंके। ये लो, मेरा नाम सानिया है, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उन्होंने कहा। इतने ही, आंटी की चोटें बहुत गहरी है, इतने में इनका इलाज कैसे होगा? आहान ने कहा। यह सुनकर सारी भीड़ भी आहान को साइड आ गई। हाँ, इनके ड्राइवर ने इस औरत को इतना मारा है, कंपनसेशन तो ढंग से देना चाहिए। हाँ, इनका हॉस्पिटल का बहुत खर्चा आने वाला है। चुप करो सब, अभी पुलिस को बुलाया ना तो सब जेल के अंदर होगे, सानिया ने कहा। इतने ने कार से एक बहुत खूबसूरत लड़की उतरी। वहां इतना हंगामा हो गया था, पर वो अब तक कार में ही थी। मॉम, मिस्टर मेहरा हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप उन्हें वेट करवाना चाहती है क्या? जल्दी चलिए, उस खूबसूरत लड़की ने कहा। हमारी कार डैमेज के पैसे, सानिया ने कहा। मॉम, आपके लिए कुछ हजार जरूरी है या फिर मिस्टर मेहरा के साथ हमारी डील? उस लकड़ी ने कहा। हमारी डील, सानिया ने जवाब दिया। चलिए फिर, उस लकड़ी ने कहा। चलो, सानिया ने कहा। फिर उसने अपने ड्राइवर को देखा। उठो, ऐसे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है जैसे तुम मर गए हो। यस मैडम, ड्राइवर ने कहा। फिर सानिया ने अपना फोन निकाला और आहान को कार का फोटो क्लिक किया। अभी तो मैं जा रही हूं, पर तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी, सानिया ने इतना कहा और सब कार में बैठकर चले गए। चलिए आंटी, मैं आपको हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता हूं, मैं उसी तरफ जा रहा हूं, आहान ने कहा। थैंक यू बेटा, उस लेडी ने कहा। उस लेडी के शरीर पर बहुत खून था और आहान की कार बहुत साफ सुथरी थी, इसलिए माँ बेटी उसकी कार में बैठने से घबरा रहे थे। आंटी, आप बैठ जाइए, कार साफ हो जाएगी, आहान ने कहा। दोनों मुस्कुराए और कार में बैठ गए। तीनों बातें करते हुए हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उस औरत की पट्टी की और उन्हें एडमिट कर लिया। मेरे पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे नहीं है, उस औरत ने कहा। आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे बिल सेटल हो गए हैं, आहान ने कहा। बेटा, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ, तुमने पहले ही हमारे लिए इतना कुछ किया है, उस औरत ने कहा। आंटी, आपने मुझे बेटा कहा है ना,
फिर कैसी शर्म। ये लीजिए मेरा कार्ड, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। अब आप आराम कीजिए, आहान ने कहा और वहां से चला गया। आहान जब वहां से जाने लगा तब वो लड़की उसके पीछे भागते हुए गई। भैया भैया। हाँ, आहान ने कहा। थैंक यू हमारी मदद करने के लिए, उस लड़की ने कहा। वेलकम, अपनी मॉम का ध्यान रखना, आहान ने कहा। भैया आपका नाम क्या है? आहान रायजादा, आहान ने कहा। उस लड़की ने आहान का नाम अच्छे से याद कर लिया। उधर सानिया और उनकी बेटी पलक पाम ट्री होटल से वापस निकल रहे थे। उनके एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी मीटिंग सही नहीं रही थी। मॉम, अब हम क्या करेंगे? यश मेहरा ने तो ढंग से बात भी नहीं की, पलक ने कहा। पता नहीं, पर कुछ तो सोचना पड़ेगा, सानिया ने कहा। मॉम, अगर हम यामिनी मासी से मदद ले तो, पलक ने कहा। यामिनी इसमें हमारी क्या मदद कर सकती है? सानिया ने पूछा। कुछ दिन पहले यामिनी मासी ने स्टेटस डाला था कि शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट हेड है। हो सकता है वो यश मेहरा को जानती हो और हमारे लिए उनसे बात कर ले, पलक ने कहा। यामिनी और सानिया बहनें थी। अब क्या होगा जब यामिनी को पता चलेगा कि आहान ने उसकी बहन से झगड़ा कर लिया था? सानिया और उनकी बेटी पलक पाम ट्री होटल से वापस निकल रहे थे। उनके एक्सप्रेशन देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी मीटिंग अच्छी नहीं रही थी। मॉम, ये यश मेहरा तो बहुत खड़ूस है। हमारा ग्रैंड होराइजन ग्रुप इतना बड़ा है, फिर भी उन्होंने हमसे ढंग से बात भी नहीं की और हमें जाने के लिए कह दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? पलक ने कहा। मुझे कैसे पता होगा पलक? सानिया के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। सानिया को पूरी उम्मीद थी कि वो ये डील क्रैक कर लेगी। मॉम, अब हम क्या करेंगे? यश मेहरा ने तो ढंग से बात भी नहीं की। अगर आप ये डील निगोशिएट नहीं कर पाई तो वो आपको वीपी की पोजीशन से हटा देंगे, पलक ने कहा। पलक की ये बात सुनकर सानिया और मायूस हो गई। ग्रैंड होराइजन ग्रुप टॉप कंपनीज में से एक थी। बहुत सारे लोग थे जो वीपी की पोजीशन चाहते थे। अगर सानिया ये डील क्रैक नहीं कर पाई तो उस पोजीशन के लिए कंपटीशन शुरू हो जाएगा। पता नहीं, पर कुछ तो सोचना पड़ेगा, सानिया ने कहा। वो मनाली में किसी ऐसे को जानते भी नहीं थे जिनसे मदद ली जा सके। मॉम, अगर हम यामिनी मौसी से मदद ले तो, पलक ने कहा। यामिनी इसमें हमारी क्या मदद कर सकती है? उसे तो खुद मदद लेने की जरूरत पड़ती है, सानिया ने पूछा। कुछ दिन पहले यामिनी मौसी ने स्टेटस डाला था कि शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के एक प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट हेड है। हो सकता है वो यश मेहरा को जानती हो और हमारे लिए उनसे बात कर ले, पलक ने कहा। पलक, जो तुम्हारी मौसी कहती है तुम उसे सच मान लेती हो? मैं उसके साथ बड़ी हुई हूँ, मैं जानती वो कैसी है। उसकी बेटी और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की प्रोजेक्ट हेड, ऐसा हो ही नहीं सकता, सानिया ने कहा। यामिनी और सानिया कजिन सिस्टर्स थी। दोनों ने आपस में कभी लड़ाई नहीं की थी, पर दोनों के बीच में हर वक्त एक कंपटीशन रहता था कि कौन बेटर है, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो या फिर खाना हो। दोनों अपने बीच की हर चीज को कंपेयर करते थे। पर जब सानिया की शादी अमीर परिवार में हो गई और यामिनी की शादी मिडिल क्लास फैमिली में हो गई, तब यामिनी हार गई। इसका मतलब यामिनी मौसी झूठ बोल रही है? पलक ने पूछा। और नहीं तो क्या, शादी के बाद उसने बहुत कुछ सहा था, इसलिए अब ऐसे झूठ बोलकर खुद को खुश करती है, सानिया ने कहा। तुम्हें पता है उसने सिर्फ यह नहीं डाला था स्टेटस पर, उसने कुछ दिन पहले यह भी पोस्ट किया था कि कार्तिक कोहली ने उसे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के रेसिडेंशियल एरिया में एक घर गिफ्ट किया है। बातें बनाने की भी एक हद होती है, सानिया ने कहा। मुझे नहीं पता था यामिनी मौसी इतनी चीप हो सकती है। पलक कभी यामिनी से मिली भी नहीं थी और उसने उनके बारे में अपना नजरिया बना लिया था। मॉम, अब हमारा यहाँ काम है, वापस घर चलते हैं, पलक ने पूछा। घर चलते हैं? इतनी जल्दी क्या है? सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब, पलक ने पूछा। यामिनी के घर चलते हैं और उसकी बेटी से मदद मांगते हैं। इसी बहाने उनका स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाला घर भी देख लेंगे, सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। पलक समझ गई थी कि सानिया यामिनी की इंसल्ट करना चाहती है। इस वक्त यामिनी हॉस्पिटल में थी। कल्पना के वहां से चले जाने के कुछ देर बाद उसे होश आया। उसने जब इधर उधर देखा तब शनाया सोई हुई थी। यामिनी के शनाया के सिर पर हाथ फेरा और अपने मन में सोचा, पता नहीं मुझे नींद कैसे आ गई। तभी यामिनी का फोन बजने लगा। जब उसने स्क्रीन पर सानिया का नाम देखा तब वो थोड़ी सी हैरान हो गई। यह मुझे क्यों फोन कर रही है, यामिनी ने सोचा। हेलो, यामिनी ने फोन उठाया। यामिनी, कहाँ हो तुम? सानिया ने सीधा सवाल किया। मैं हॉस्पिटल में हूँ, यामिनी ने जवाब दिया। तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? सानिया ने पूछा। वो शनाया, यामिनी बोलना चाहती थी कि शनाया की तबीयत ठीक नहीं है, पर इतने में सानिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, जाने दो, जो भी कारण है, मैं पाम ट्री होटल में हूँ और मेरी कार खराब हो गई है। तुम शिमला में हो? यामिनी ने पूछा। हाँ, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? मेरा वेलकम नहीं करना चाहती? सानिया ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वेलकम टू शिमला। मैं बहुत खुश हूं कि तुम शिमला आ पाई हो, यामिनी ने अपनी टोन को शांत करते हुए कहा। शादी से पहले वो सानिया से कम्पीट कर सकती थी, पर अब बात अलग थी। अब वो सानिया से बहस नहीं कर सकती थी।
अगर तुम खुश हो तो मुझे लेने पहुंचो, और हाँ ध्यान रखना कार लग्जूरियस होनी चाहिए, मैं ऐसी वैसी कार में ट्रेवल नहीं करती, सानिया ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो यामिनी को ऑर्डर दे रही है। इतना बोलने के बाद सानिया ने फोन रख दिया। यामिनी सोच रही थी कि वो इतनी जल्दी कोई लग्जूरियस कार कहां से लाएगी। तभी वहां आहान आया। आहान को देखकर यामिनी की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत उसके पास गई और उससे पूछा, आहान तुमने वो कार कहां से रेंट की थी, क्या उसे फिर से रेंट किया जा सकता है? आपको कार क्यों रेंट करनी है, हमारे पास कार है तो सही, आहान ने कहा। नहीं, मुझे लग्जरी कार चाहिए, यामिनी ने कहा। लग्जरी कार क्यों, आहान ने पूछा। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि अब यामिनी क्या नया कांड करने वाली है। मेरी कजिन सिस्टर आई है, इस वक्त वो पाम ट्री होटल में है और हमसे मिलना चाहती है और घर आना चाहती है, जाओ और उन्हें लेकर आओ, यामिनी ने कहा। आपकी कजिन, पहले तो कभी उनके बारे में नहीं सुना, आहान ने मुंह बनाते हुए कहा। ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, जाओ एक लग्जरी कार रेंट करो और पाम ट्री होटल से उन्हें पिक करो, यामिनी ने कहा। ऐसा भी क्या है बैकग्राउंड है आपकी कजिन का, वो बस या टैक्सी से भी तो आ सकती है, आहान ने कहा। तुम कितने सवाल करते हो, मेरी कजिन ग्रैंड हॉराइजन ग्रुप की वीपी है और उसका पति भी बहुत अच्छी पोस्ट पर है, वो जब भी कहीं जाते हैं लग्जरी कार से ही जाते हैं। अभी वो शिमला में है, उसकी कार खराब हो गई है, वो मुझसे मिलना चाहती है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उसे अच्छे से वेलकम करें, यामिनी ने अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूं उन्हें लेने, आहान ने कहा। इतना सब बोल लेने के बाद यामिनी मानने वाली नहीं थी। आहान ने भी आगे बहस नहीं की और जानने के लिए बिना मन मान गया। लग्जरी कार रेंट करना मत भूलना, पता चले मेरी इंसल्ट करवा आओगे, यामिनी ने कहा। आहान कुछ बड़बड़ाते हुए रूम से निकल गया। उसने यामिनी की कार रेंट करने वाली बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, उसे यामिनी की ऐसी हरकतों की आदत थी। जब आहान रास्ते में था तब यामिनी ने उसे सानिया का कांटेक्ट नंबर मैसेज कर दिया था। जब आहान पाम ट्री होटल पहुंचा तब उसने फोन निकलकर यामिनी के दिए हुए नंबर पर कॉल किया। तुम यामिनी के ड्राइवर हो, सानिया ने पूछा। हाँ, आहान ने कहा। आहान को आवाज जानी पहचानी लग रही थी पर फिर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम वेस्ट गेट पर है, वहां आकर हमें पिक कर लो, सानिया ने कहा। ठीक है, आहान ने कहा और फोन रख दिया। फिर ड्राइव करके वो वेस्ट गेट पहुंचा। दूर से ही आहान को दो जानी पहचानी शक्लें नजर आई। आहान पहचान गया था कि यह वही दोनों थी जिससे कुछ देर पहले उसका झगड़ा हुआ था। आहान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। इनका ऐसा होना तो बनता ही है, यामिनी गिल की कजिन जो है, आहान ने मन में सोचा। यामिनी का दिमाग खराब तो नहीं हो गया, हमें लेने उसने ऑडी भेजी है। सानिया के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट था। सानिया को दूर से नजर नहीं आ रहा था कि उस कार का नंबर प्लेट वही था जिसका उसने फोटो क्लिक किया था। मॉम, ये वही कार है जो हमने सुबह देखी थी, जिसके ओनर ने हमारी बेंटली डिस्ट्रॉय कर दी थी, पलक ने कार को ध्यान से देखते हुए कहा। क्या? सानिया हैरान हो गई। वो फोन निकलकर देखने ही वाली थी कि इतने में आहान उनके आगे आ गया। उसने कार की विंडो खोली तब सानिया हैरान हो गई। तुम यामिनी के ड्राइवर हो? सानिया ने पूछा। सानिया बहुत गुस्से में थी। आहान की वजह से उसकी कार की हुड पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और आहान ने उस नुकसान की भरपाई भी नहीं की थी। कार में बैठो, आहान ने कैजुअली कहा। मुझे कार में बैठने के लिए मत बोलो, तुम कार से नीचे उतरो, सानिया ने कहा। आहान ने सानिया को लुक दिया। मेरी कार का जो नुकसान किया है ना तुमने, उसकी भरपाई करो पहले, सानिया ने कहा। फिर वो हिसाब कैलकुलेट करने लगी। मेरी कार का पेंट उतरा, उसके 30,000 और कार का हुड खराब करने के लिए कम से कम 50,000, पूरे हुए 80,000, सानिया ने कहा। फिर उसने आहान की तरफ देखा और कहा, मुझे मेरे 80,000 चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, आहान ने कहा। 80,000 तो क्या? आहान इतनी घमंडी औरत को 80 रुपये भी ना दे। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? एक बार यामिनी को बोलूंगी और वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगी, सानिया ने कहा। आहान के चेहरे पर अभी भी कैजुअल एक्सप्रेशन था। सानिया को आहान यामिनी का ड्राइवर लग रहा था, वरना वो ऐसी बातें नहीं बोलती। आहान का एक्सप्रेशन देखकर सानिया को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपना फोन निकला और यामिनी को कॉल किया। यामिनी, तुम्हारा ड्राइवर कितना बदतमीज है, सानिया ने चिल्लाते हुए कहा। मेरा ड्राइवर? यामिनी कंफ्यूज हो गई। फिर उसे एहसास हुआ कि सानिया आहान की बात कर रही है। सानिया, जो तुम्हें लेने आया है वो मेरा ड्राइवर नहीं है, वो शनाया का पति और हमारा घर जमाए आहान है, यामिनी ने कहा। यामिनी मन ही मन आहान को कोस रही थी। मैंने आहान को कहा था कि सानिया से तमीज से बात करे, ये लड़का एक बार के लिए मेरी बात नहीं मान सकता क्या? ये तुम्हारा घर जमाई है। सानिया के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। सानिया आहान के बारे में जानती थी। पिछले 3 सालों में यामिनी ने अपने दोस्तों के सामने अगर किसी की सबसे ज्यादा बेइज्जती की थी तो वो आहान था। सानिया उससे मिलना चाहती थी और आज वो उससे मिल ली थी। आहान वैसा ही निकला जैसा सानिया ने उसके बारे में सुना था। आहान सच में नालायक और फटीचा था। ये सोचकर सानिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
अब जब ये तुम्हारा दामाद है तो फिर मुझे मेरे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सानिया ने कहा। सानिया को लग रहा था भले ही आहान उसकी बात ना माने पर यामिनी की बात तो जरूर मानेगा। पैसे? यामिनी कंफ्यूज हो गई। अब इस नालायक ने क्या कर दिया, यामिनी ने सोचा। हाँ, तुम्हारे दामाद से मुझे 80,000 रुपए लेने हैं, सानिया ने कहा। सानिया तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यामिनी ने कहा। तुम्हें मेरी बेंटले कार याद है, सानिया ने पूछा। हाँ, यामिनी ने कहा। सानिया अक्सर अपने स्टेटस पर अपनी कार के साथ पिक्चर लगा करती थी और बहुत बार उसने उसके बारे में यामिनी से बात भी की थी। तुम्हारे दामाद ने मेरी वो कार डैमेज कर दी है, उसकी भरपाई के लिए उसे मुझे पैसे तो देने ही पड़ेंगे, सानिया ने कहा। क्या आहान ने उसे डैमेज कर दिया, यामिनी सोचने लगी। फिर उसने कहा, सानिया कोई गलतफहमी हुई होगी, ये तो सुबह से हॉस्पिटल में था, यामिनी ने कहा। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे पास फोटो भी है, तुम्हें यकीन ना हो तो वो देख लेना, सानिया ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है, मैं तो बस क्या? सानिया ने यामिनी को अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। कुछ नहीं, यामिनी चुप हो गई। सानिया का स्टेटस देखते हुए वो उससे आयु नहीं कर सकती थी। ये सब लगभग 1 घंटे पहले हुआ था। अब मैं इससे पैसे मांग रही हूं तो ये कह रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है। यामिनी मुझे मेरे पैसे चाहिए, सानिया ने कहा। सानिया तुम चिंता मत करो, अगर इसने तुम्हारा नुकसान किया है तो वो इसकी भरपाई जरूर करेगा, यामिनी ने कहा। ये कह रहा है कि इसके पास पैसे नहीं है, सानिया ने कहा। ये कहीं से भी पैसे अरेंज करके लाएगा और तुम्हें देगा, मेरी बात का विश्वास करो, यामिनी ने कहा। ठीक है, अगर इसने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर तुम्हें देने होंगे, मैं इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, सानिया ने कहा और फोन रख दिया। क्या आहान सानिया को 80,000 देगा या फिर यामिनी को उसकी वजह से फिर बदनाम होना पड़ेगा? आप कार में बैठेगी या मैं जाऊं? आहान ने कहा। सानिया और पलक अपने पैर पटकते हुए कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गई। ड्राइव करो, मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या? सानिया ने कहा। आहान का मुंह बिगड़ गया। उसने सानिया से बहस करने को अवॉइड किया और एक्सेलरेटर दबाया। पीक टाइम होने की वजह से रोड पर ट्रैफिक था। आहान को बार बार ब्रेक लगाना पड़ रहा था और कार भी धीरे चल रही थी। तुम्हें कार चलानी आती भी है, कैसे चला रहे हो? थोड़ी तेज चलाओ, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सानिया ने आहान को डांटते हुए कहा। इस बात पर आहान भी अपना आपा खो बैठा। उसने कार रोकी और सानिया से कहा, आप आगे आइए और ड्राइव कर लीजिए, मुझे ऐसी ही कार चलानी आती है। सानिया और भड़क गई थी। मुझसे रहे हो तुम जानते हो ना, अगर मैंने कहा तो तुम गिल फैमिली से निकाल दिए जाओगे, खुद को समझते क्या हो तुम? इडियट, आहान ने कहा। फिर उसने खुद को शांत किया और कार ड्राइव करना शुरू किया। उसे शनाया के पास जाना था, इसलिए उसे वक्त बर्बाद करना सही नहीं लगा। ये देखकर सानिया आहान को कुछ बोलने वाली थी पर पलक ने उसे रोक लिया। मॉम, आपको क्यों इससे बहस करनी है, जाने दीजिए ना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, इससे बात करना वैसे भी बेकार है, सानिया ने कहा। आहान ने उनकी बातों को इग्नोर किया और कार चलाने पर ध्यान दिया। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल गए। जब आहान ने हॉस्पिटल के आगे कार पार्क की तब सानिया चिढ़ गई। हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं, हमें तो घर जाना था, सानिया ने कहा। आपको यामिनी से मिलना था और वो यहीं पर है, आहान ने कहा और कार से उतर गया। यह अपनी सास को नाम से बुलाता है, यामिनी इससे कैसे डील करती है, सानिया ने कहा और कार से उतर गई। फिर आहान को गालियां देते हुए उसके पीछे चलने लगी। आहान वार्ड में पहले आया। इस वक्त शनाया आराम कर रही थी। यामिनी वार्ड में घूम रही थी मानो आहान का इंतजार कर रही हो। जब उसने आहान को देखा तो वो उसके आगे आकर खड़ी हो गई। आहान, तुम हर बार प्रॉब्लम कैसे क्रिएट कर देते हो? तुमने सानिया की कार डैमेज क्यों की? आप पूरी बात नहीं जानना चाहेंगी? आहान से पूछा। जो भी बात हो, वो बहुत महंगी कार है, तुम उसे डैमेज नहीं कर सकते। अब डैमेज की है तो फिर नुकसान की भरपाई भी करो, यामिनी ने आहान को डांटा। यामिनी जानती थी कि आहान की इस हरकत के पीछे कुछ गलती सानिया की भी होगी, पर फिर भी वो आहान की बात सुनना नहीं चाहती थी। तभी वार्ड में सानिया और पलक भी आ गए। यामिनी, तुम्हारा दामाद तो बहुत समझदार और अच्छा है, सानिया ने मुंह बनाते हुए कहा। वो आहान और यामिनी को ताना मार रही थी। यामिनी उनके पास गई और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हेलो सानिया, तुम कैसी हो? सानिया ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। यामिनी को बहुत शर्म आई, पर फिर उसने पलक की तरफ देखा और कहा, ये पलक है ना? बहुत छोटी थी जब मैंने इसे देखा था, अब तो ये दिन ब दिन सुंदर होती जा रही है। यामिनी सानिया और पलक को इम्प्रेस करना चाहती थी, पर पलक ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर में यामिनी सिर्फ एक गरीब रिश्तेदार थी जो उन्हें इम्प्रेस करना चाहती थी। सानिया और पलक का बर्ताव देखकर यामिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। बहुत मुश्किल से उसने अपने गुस्से को शांत किया और रूखी आवाज में कहा, आओ बैठ जाओ। तुम हमें यहाँ बैठने के लिए कह रही हो? ये जगह कितनी गंदी है,
यहाँ कितने जम्स होंगे, हमारे कपड़े खराब हो जाएंगे, सानिया ने कहा। सॉरी सानिया, पर कुछ दिन पहले शनाया का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए कुछ दिनों से हम यहीं हैं, यामिनी ने कहा। शनाया, सानिया ने कहा और शनाया की तरफ देखा। इस वक्त वो सो रही थी, उसे सानिया और पलक के वहां आने का बिल्कुल पता नहीं चला था। यामिनी, तुमने कहा था ना कि शनाया स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के किसी प्रोजेक्ट की हेड है, सानिया ने पूछा। हाँ, मैंने कहा था, यामिनी ने शौक होते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सानिया इस बारे में बात क्यों कर रही है। ये बात सच है, तुमने झूठ नहीं बोला था, सानिया ने शक करते हुए पूछा। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि शनाया को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। शेखर बस एक मिडिल क्लास गिर फैमिली का हिस्सा था और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल सच है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, यामिनी ने कहा। यामिनी को लगा था कि वो वहां उससे उनके रिश्ते की वजह से मिलने आई थी, पर जब सानिया ने शनाया के प्रोजेक्ट हेड होने की बात कही तब वो समझ गई कि वो अपने मतलब से वहां आई थी। अच्छा ठीक है, सानिया ने कहा। यामिनी यह बात एक बार फिर बोल चुकी थी, इसलिए सानिया को लगा कि यह बात सच ही होगी। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि शनाया को यह प्रोजेक्ट मिल कैसे गया था, पर फिर भी यह उसके गाल पर थप्पड़ था क्योंकि यामिनी झूठ नहीं बोल रही थी। अगर शनाया प्रोजेक्ट हेड थी तो फिर वो यश मेहरा को तो जानती ही होगी, सानिया ने शनाया की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, वो उसे जानती है, वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन गई थी और यश मेहरा से बात करने के बाद ही उसे ये प्रोजेक्ट मिला था, यामिनी ने कहा। यामिनी अच्छे से समझ गई थी कि सानिया वहां सिर्फ शनाया की मदद लेने आई थी। सच में, सानिया की आंखों में चमक आ गई। अगर ऐसा है तो इसे जल्दी उठाओ और मेरी मदद करने के लिए बोलो, सानिया ने कहा। तुम्हें क्या काम है, यामिनी ने पूछा। तुम उसके बारे में मत सोचो, बस जल्दी से शनाया को उठाओ। सानिया बहुत बेताब हो रही थी, वो जल्दी से अपना काम करवाना चाहती थी। शनाया सो रही है, उसे आराम करने दीजिए, आहान ने धीरे से कहा। क्या आराम? उसका आराम जरूरी है या मेरा काम? आराम में क्या रखा है, सानिया ने आहान को घूरते हुए कहा। फिर उसने यामिनी को शनाया के आगे से धक्का दिया और शनाया को उठाने लगी। तभी आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपको इंसानों की भाषा समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? शनाया ने अभी दवाई ली है और अब आराम कर रही है, आप उसे नहीं जगा सकती, आहान ने कहा। आहान शनाया की हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला था। सानिया तो क्या, अगर कोई भी और होता शनाया को नहीं जगा सकता था। मैंने तुमसे बात की, मेरे मुंह मत लगो तुम, सानिया ने गुस्से में कहा। सानिया, गुस्सा मत करो, यामिनी ने कहा। यामिनी नहीं चाहती थी कि आहान और सानिया के बीच में हॉस्पिटल में झगड़ा हो जाए। अपने दामाद को समझाओ, मुझे नहीं। शनाया मेरी भांजी है, ये हमारे बीच में बोलने होता है, सानिया ने कहा और अपना हाथ छुड़ाने लगी। शनाया मेरी पत्नी है, मुझे पूरा हक है उसकी तरफ से बोलने का, आहान ने कहा। दोनों एक दूसरे को गुस्से में घूर रहे थे। आहान, चुप रहो, अब तुम एक शब्द और नहीं बोलोगे, यामिनी ने आहान से कहा। सानिया, शनाया को बहुत गहरी चोटें आई है, उसे आराम की बहुत जरूरत है, तुम्हारा जो भी काम है वो बाद में हो जाएगा, यामिनी ने कहा। रेस्ट की क्या जरूरत है? शनाया मरी तो नहीं है ना, जिंदा है अभी तक, मेरा काम ज्यादा जरूरी है, सानिया ने कहा। आहान को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दांत पीसने लगा। अगर शनाया आराम नहीं कर रही होती और सानिया औरत नहीं होती तो इस बात पर आहान अब तक उसे ना जाने कितने थप्पड़ मार चुका होता। यामिनी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को शांत कर लिया। सानिया, शनाया तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, अब वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट की हेड नहीं है, यामिनी ने कहा। क्या मतलब है इस बात का? तुमने ही तो कहा था कि वो प्रोजेक्ट है, सानिया ने सवाल किया। यामिनी मौसी, आपने जो कहा था वो झूठ था, पलक ने पूछा। नहीं, शनाया प्रोजेक्ट हेड थी, पर फिर हमारे गिल परिवार में बंटवारा हो गया और हम गिल परिवार से अलग हो गए, तब शनाया को प्रोजेक्ट हेड की पोस्ट छोड़नी पड़ी, यामिनी ने समझाने की कोशिश की। यामिनी सानिया के सामने अपनी पोजीशन जताना चाहती थी, पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया था। पोजीशन छोड़ दी, सानिया गुस्से से तिलमिलाने लगी। शनाया अगर प्रोजेक्ट हेड नहीं थी तो वो उसकी मदद कैसे कर सकती थी? सानिया को लग रहा था कि यामिनी वेस्ट कर दिया था। तुमने हमसे झूठ बोलकर हमारा टाइम वेस्ट किया है, स्टूपिड औरत, सानिया ने कहा। इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है, शनाया तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, पर यह यूजलेस आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है, यामिनी ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये, सानिया ने आहान की तरफ कंफ्यूजन में देखा। हाँ, यश मेहरा इसका क्लासमेट था, पहले भी इसने ही यश से बात की थी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट के बारे में, तभी तो शनाया प्रोजेक्ट हेड बन पाई थी, यामिनी ने कहा। सानिया को अब सारी बात समझ आ गई थी कि कैसे शनाया प्रोजेक्ट हेड बनी थी। यश और आहान में रिश्ता था, इसलिए उसने ये प्रोजेक्ट शनाया को दे दिया था, वरना गिल फैमिली की इतनी औकात नहीं थी कि यह प्रोजेक्ट ले सके। यश तुम्हारा क्लासमेट था ना, अब उसे कल रात को डिनर के लिए इनवाइट करो और मुझसे मिलने के लिए मनाओ,
सानिया ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। सानिया की टोन ऑर्डर वाली थी और यह आहान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और आपको क्यों लग रहा है कि मैं ऐसा करूंगा? आहान ने कैजुअली पूछा। सानिया को क्या लग रहा था कि आहान उनकी बात ऐसे ही मान जाएगा। तुम्हारे लिए ये गर्व की बात होनी चाहिए कि मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, वरना कोई सामने से मदद करने आए तब भी मैं उसकी मदद नहीं लेती। लोग तो चाहते हैं कि मैं उनका फेवर लूं, सानिया ने एटीट्यूड के साथ कहा। उन्हीं लोगों से मदद ले लीजिए, आहान ने कहा। सानिया ने अगर उससे रिक्वेस्ट की होती तो वो फिर भी एक बार सोचता, पर जैसे सानिया की टोन और एटीट्यूड था, ऐसी औरत की वो बिल्कुल मदद नहीं करने वाला था। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हारी मासी हूँ, तुम मेरे भी तो दामाद हुए, हम एक परिवार है। क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं है कि तुम मेरी मदद करो? सानिया ने कहा। आहान हंसे लगा। वो सोच रहा था कि कैसी मतलबी औरत है, अब तक तो मुझे ड्राइवर, बाहर वाला और पता नहीं क्या क्या बना दिया, अब जब खुद को मदद चाहिए तो परिवार याद आ रहा है। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, आहान ने सानिया से कहा। आहान, चुपचाप इनकी मदद करो, ये ग्रैंड हॉराइजन ग्रुप की वीपी है, हो सकता है तुम्हारा कुछ भला हो जाए, इसलिए ज्यादा स्मार्ट मत बनो और मदद करो उनकी, यामिनी ने कहा। यामिनी को सानिया का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी उसके पास सानिया की साइड लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अगर आहान ने उनकी मदद कर दी तो उनके रिश्ते भी सुधार सकते थे। आहान, मौसी बता रही थी कि तुम एक मामूली बैंक एम्प्लॉय हो, अगर तुमने हमारी मदद कर दी तो हम तुम्हारी जॉब हमारी कंपनी में लगवा देंगे। पलक जो अब तक शांत थी उसने कहा। सुना तुमने, ग्रैंड हॉराइजन में जॉब, हमारी कंपनी टॉप कंपनी में से एक है, लोग मरते हैं वहां जॉब करने के लिए और तुम्हें बैठे बिठाए जॉब मिल जाएगी, बैंक में स्टाम्प मारने से तो बेटर जॉब दिलवा ही देंगे तुम्हें, सानिया ने कहा। आहान ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ग्रैंड हॉराइजन ग्रुप का चेयरमैन भी आकर अगर उससे ऐसे मदद मांगता तब भी वो मदद नहीं करता। आहान को ऐसे सेल्फ सेंटर्ड और एटीट्यूड वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। पलक ने जब देखा कि आहान कोई जवाब नहीं दे रहा है तब उसने कहा, तुम्हें मेरी मॉम की बात पर भरोसा नहीं है? वो वीपी है कंपनी की, उनकी इतनी चलती है कि वो तुम्हें अच्छी जॉब दिलवा सके। अच्छा, तो फिर मुझे अपनी कंपनी का चेयरमैन अपॉइंट करवा दो, फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, आहान ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम्हें चेयरमैन बनना है? तुम जानते हो तुम हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड बनने के लायक भी नहीं हो, पता नहीं खुद को क्या समझते हो। सानिया गुस्से में आग बबूला होने लगी। हो गया तुम दोनों का, अब भी कुछ बाकी है, आहान ने कहा। आहान को डर था कि अगर दोनों ऐसे ही बहस करते रहे तो शनाया जाग जाएगी। यामिनी, इसे समझा लो, सानिया ने कहा। सॉरी सानिया, इसका गुस्सा ऐसा ही है, यामिनी ने आहान की तरफ से माफी मांगी। ठीक है, मुझे भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बताओ कितने पैसे दूं तुम्हें ताकि तुम यश मेहरा के साथ हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सको, सानिया ने कहा। सानिया जानती थी कि पैसों के जोर पर कोई भी काम करवाया जा सकता था। अगर आपका हो गया हो तो जाइए यहाँ से, मैं आपकी और यश की मीटिंग फिक्स नहीं करवाऊंगा, आहान ने कहा। क्या यामिनी और सानिया आहान को माना पाएंगे? ठीक है, मुझे अपना और टाइम वेस्ट नहीं करना है, बताओ कितने पैसे दूं तुम्हें ताकि तुम यश मेहरा के साथ हमारा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सको, सानिया ने कहा। सानिया जानती थी कि पैसों के जोर पर कोई भी काम करवाया जा सकता था, पर इस बात का ध्यान रखना कि जो पैसे मैं तुम्हें दूंगी वो मेरे 80,000 से अलग होंगे, सानिया ने याद दिलाते हुए कहा। कितने चाहिए तुम्हें? 5,000, 10,000, सानिया ने कहा। आहान ने कोई जवाब नहीं दिया। 15,000 फाइनल अमाउंट है, मैं इसे ज्यादा तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, सानिया ने फाइनली कहा। जब आहान ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो सानिया को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? एक मीटिंग फिक्स करवाने के लिए मैं तुम्हें 15,000 देने के लिए तैयार हूं और तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो। अगर आपका हो गया हो तो जाइए यहां से, आहान ने रूखी आवाज में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? सानिया ने कहा। मतलब साफ है, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपकी और यश की मीटिंग फिक्स नहीं करवाऊंगा, आहान ने कहा। मैं तुम्हें 15,000 दे रही हूं फिर भी नहीं, सानिया ने कहा। आप मुझे 15 लाख दे देंगी तब भी नहीं, आप जैसी औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद सपने में भी कभी नहीं करूंगा, आहान अपनी बात पर अड़ा रहा। नालायक, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, सानिया ने इतना कहा और आहान की तरफ उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ी, पर पलक और यामिनी ने उसे रोक लिया। आहान, तुरंत अपनी मौसी से माफी मांगो, यामिनी ने कहा। कभी नहीं, जिस दिन सूरज वेस्ट से निकलेगा उस दिन मैं ऐसी औरत से माफी मांग लूंगा, आहान ने सानिया को घूरते हुए कहा। आहान सानिया जैसी घमंडी औरत से माफी मांगना तो दूर बात करना भी पसंद नहीं करता था। ये सुनकर यामिनी को बहुत गुस्सा आया और सानिया तो गुस्से में जैसे उबाल रही थी। यामिनी, तुम और तुम्हारा दामाद दोनों बहुत घटिया हो, तुम अपने दामाद को ही संभाल नहीं पा रही, इसे यहाँ से निकल जाने के लिए क्यों नहीं कह देती हो, सानिया ने कहा। जब सानिया के बस में कुछ नहीं रहा तो उसे अपना गुस्सा निकलने के लिए यामिनी ही नजर आए। यामिनी, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है,
पर मुझे इस नालायक से कंपेयर मत करो, मैं तुमसे माफी मांगी हूँ। यामिनी ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा, तुम क्यों इससे बहस करके इसके लेवल पर गिर रही हो? यामिनी ने कहा, एग्जैक्टली मॉम, इससे आयु करके हम अपना लेवल गिरा रहे हैं। आप ग्रैंड होराइजन ग्रुप की वीपी है और यह मामूली सा बैंक एम्प्लॉय है और उसके ऊपर से घर जमाई। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टेड लड़का घर जमाई बनकर तो नहीं रह सकता ना। जाने दो इसे, पलक ने डिस्गस्ट होते हुए कहा। पलक की बातों से सानिया थोड़ा शांत हुई। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, सानिया ने कहा। अपनी मॉम को शांत करने के बाद पलक आहान के पास गई। आहान, तुम्हें क्या लगता है कि इतने बड़े शिमला शहर में बस तुम ही हो जो यश को जानते हो? मेरे पास भी बहुत कॉन्टैक्ट्स है, मैं किसी की भी मदद से यश के साथ मीटिंग फिक्स कर सकती हूँ। तुम्हें लगता है मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है? आहान ने कहा। व्हाटएवर, मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगी कि तुम्हारे बिना भी मैं स्प्रिंग कॉर्पोरेशन और ग्रैंड होराइजन ग्रुप की डील फाइनल करवा सकती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच, पलक ने कहा। अच्छा, आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। वो भी देखना चाहता था कि पलक उसकी मर्जी के खिलाफ डील कैसे क्रैक कर पाती है। तभी सानिया ने पलक को अपनी तरफ खींचा और उससे पूछा, तुम्हारे पास सच में कोई कांटेक्ट है जो हमारी यश के साथ मीटिंग फिक्स कर देगा? सानिया बहुत कंफ्यूज थी। हाँ, मेरा एक क्लासमेट स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में काम करता है, उसकी पोजीशन भी काफी अच्छी है, इसलिए शायद वो हमारी मदद कर दे, पलक ने कहा। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हम इस शनाया की मदद लेने आते ही नहीं, सानिया ने डिसअपॉइंट होते हुए कहा। मैं भूल गई थी, पलक ने कहा। सच ये था कि पलक अपने उस क्लासमेट से बात नहीं करना चाहती थी, उसे उसकी मदद लेने में इंटरेस्ट नहीं था, पर क्योंकि आहान ने उनकी इतनी इंसल्ट कर दी थी इसलिए उसे अपने क्लासमेट के बारे में बताना पड़ा। जब सानिया पलक की बात से शो हो गई तब उसने कहा, ठीक है। फिर वो यामिनी के पास गई और बोली, यामिनी, मैंने तुम्हारे दामाद को बेटर जिंदगी का मौका दिया था पर उसने हमारी बहुत इंसल्ट की है। अब उसके साथ मैं कोई नरमी नहीं दिखाऊंगी। मेरे 80,000 अगर इसने 3 दिन में नहीं दिए तो मैं वो तुमसे लूंगी, भूलना मत मेरी इस बात को। सानिया यामिनी को अच्छे से जानती थी। अपनी बदनामी से बचने के लिए यामिनी कुछ भी कर सकती थी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो करेगी और कहीं से भी 80,000 लाकर रहेगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, यामिनी ने सानिया को यकीन दिलाते हुए कहा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, सानिया ने कहा। लेट अस गो मॉम, पलक ने कहा। 1 मिनट, सानिया ने कहा और फिर यामिनी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। यामिनी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें कार्तिक कोहली ने एक घर गिफ्ट किया है, ये भी सच है? फिर तुमने झूठ बोला था? ये बिल्कुल सच है, मेरा घर है स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में, यामिनी ने कहा। अच्छा, तो फिर तुम वो घर अपनी बहन को दिखाओगी नहीं? सानिया ने कहा। इस बार फिर से वो यामिनी की बदनामी करना चाहती थी। सानिया, मैं अभी वहां नहीं चल सकती, मेरा शनाया के पास रहना ज्यादा जरूरी है, यामिनी ने कहा। यामिनी समझ गई थी कि सानिया क्या कर रही है। शनाया को तुम्हारी क्या जरूरत है, अभी वो सो रही है और वैसे भी उसका फटीचा पति है ना उसके पास, तुम कुछ देर के लिए तो चल ही सकती हो, सानिया ने कहा। यामिनी की बात सच थी पर सानिया को लग रहा था कि वो घर दिखाना टाल रही थी क्योंकि उसके पास वहां घर था ही नहीं। हाँ मासी, आप हमें ले चलिए ना, मैंने कभी इतना बड़ा और महंगा घर नहीं देखा है, शनाया को आहान संभाल लेगा, पलक ने कहा। ठीक है, चलते हैं, यामिनी ने कहा। फिर उसने आहान को देखते हुए कहा, शनाया का अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहकर तीनों वार्ड से चली गई। आहान यामिनी के परिवार से बहुत डिसअपॉइंटेड था। यामिनी की बहन यामिनी से भी ज्यादा इरिटेटिंग थी। आहान को लगने लगा था कि यामिनी इन सब से थोड़ी अच्छी थी। आहान ने अपना ध्यान यामिनी और उसकी बहन से हटाया और शनाया को देखा। फिर उसने शनाया के माथे पर हाथ फेरा और कहा, शनाया जल्दी से ठीक हो जाओ। शनाया अभी तक सो रही थी। उधर यामिनी, सानिया और पलक स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की तरफ जा रहे थे। जब वो वहां पहुंचे तो दोनों माँ बेटी थोड़ा परेशान हो गए। मॉम, कहीं सच में मासी का यहाँ घर तो नहीं है? पलक ने सानिया से धीरे से पूछा। पता नहीं, सानिया ने कहा। मॉम, मुझे लग रहा है कि कार्तिक कोहली ने सच ने मासी को घर दिया है, वरना वो इतना कॉन्फिडेंटली हमें यहाँ थोड़े लाती, पलक ने कहा। चुप रहो पलक, सानिया ने कहा। सानिया के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कार्तिक ने यामिनी को घर गिफ्ट किया था, प्रॉब्लम ये थी कि अगर कार्तिक ने घर गिफ्ट किया था तो उनके बीच के रिश्ते कैसे होंगे। सानिया यही सोचकर परेशान हो रही थी। तीनों गिल हाउस के सामने आए। यामिनी ने अपनी चाबी निकाली तो घर का दरवाजा खोला। सानिया, पलक ये चप्पल पहन लो, यामिनी ने कहा, पर इससे पहले ही दोनों घर में घुस गई थी और घर देखने लगी। उन्होंने घर के एरिया का अंदाजा लगाया और एक एक चीज को गौर से देखने लगी। जैसे जैसे वो घर देख रही थी उनकी बेचैनी और जलन बढ़ती जा रही थी। यामिनी ने झूठ नहीं बोला था, उसका स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में घर था। मॉम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मासी ने ये घर रेंट पर लिया हो, पलक ने कहा। पलक को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि यामिनी इतने आलीशान घर में रह रही थी। अभी पता करते हैं, सानिया ने कहा। यामिनी, यह घर तो बहुत सुंदर है, मैं इनके पेपर्स देख सकती हूँ।
मुझे जानना है कि ये कितने स्क्वायर एफटी में बना है, सानिया ने कहा। यामिनी जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला था। उसने पेपर्स पहले ही निकाल लिए थे। क्यों नहीं, बिल्कुल देख सकती हो तुम, यामिनी ने कहा और पेपर्स सानिया को दे दिए। पेपर्स पर ऑनर की जगह यामिनी गिल देखकर दोनों जल भून कर रख हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है, सानिया ने मन में सोचा। क्या हुआ सानिया, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? प्रॉपर्टी के पेपर्स में कोई प्रॉब्लम है? यामिनी ने पूछा। यामिनी जानती थी सानिया के साथ क्या हुआ था, पर उसे बार बार हारता देख यामिनी को बहुत अच्छा लग रहा था। आज फाइनली यामिनी सानिया से आगे थी। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सानिया ने कहा और मुस्कुराने लगी। मासी, आपने कहा था कि आपको ये घर शिमला के सबसे अमीर आदमी कार्तिक कोहली ने दिया है, पलक ने पूछा। हाँ, जब मैं यहाँ घर देखने आई थी तब वो भी साथ में थे। उन्होंने इस घर के पेपर्स निकले और मेरा नाम लिख दिया और तुरंत ही सेल्स डिपार्टमेंट से चाबी भी मंगवा कर दे दी, यामिनी ने प्राउडली कहा। वो ऐसा क्यों करेंगे भला, सानिया ने कहा। दरअसल हुआ ये था कि मैं यहाँ ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल एरिया में घर देखने आई थी, पर यामिनी ने सानिया और पलक को सारी बात बताई। यामिनी की बात सुनकर दोनों शॉक में थी। कोई इतना लकी कैसे हो सकता है, सानिया ने मन में सोचा। एक घर सही नहीं था, इसलिए ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल एरिया से यहाँ पे घर मिल गया। वेल प्लेड मासी, पलक ने मन में सोचा। दोनों के एक्सप्रेशन देखकर यामिनी ने कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम तो बहुत लकी हो यामिनी, कार्तिक कोहली ने तुम्हें घर गिफ्ट किया है, सानिया ने कहा। यामिनी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराने लगी। यामिनी, तुम्हारा घर इतना सुंदर है, क्या तुम अपनी बहन को कुछ दिन यहाँ रहने नहीं दोगी, सानिया ने पूछा। पहले सानिया पलक के साथ होटल में रहने वाली थी, पर अब यामिनी का घर देखकर उसने सोचा कि क्यों ना यहीं रहा जाए। तुम यहाँ कितने भी दिन रह सकती हो, ये तुम्हारा भी तो घर है, यामिनी ने कहा। यामिनी सानिया से अपने रिश्ते सुधारना चाहती थी। ठीक है, फिर मुझे घर की चाबी दो, सानिया ने कहा और हाथ आगे बढ़ाया। यामिनी ने बिना झिझक के सानिया को एक चाबी दे दी। तुम्हारे हाथ में दूसरी चाबी भी है, मुझे वो भी चाहिए, सानिया ने कहा। मेरे पास 2 ही चाबियां हैं, अगर मैंने तुम्हें ये भी दे दी तो मेरे पास कोई चाबी नहीं रहेगी, मैं घर में कैसे आऊंगी, यामिनी ने कंफ्यूजन में कहा। तुम्हें घर में आने की क्या जरूरत है, तुमने ही तो कहा था कि मैं कुछ दिन यहाँ रुक सकती हूँ, सानिया ने कहा। तो तुम चाहती हो कि जब तक तुम दोनों यहाँ हो तब तक मैं यहाँ ना आऊं, यामिनी ने पूछा। ऑब्वियसली, तुम तो जानती हो मैं और पलक कैसे है, हमें शांति और अकेलापन पसंद है। जब हम वापस मुंबई जाएंगे तब तुम्हें चाबी दे देंगे, तब तक तुम होटल में रह सकती हो, सानिया ने कहा और यामिनी के हाथ से चाबी छीन ली। सानिया, ये क्या ड्रामा है, इस घर में 4 बेडरूम है, एक में तुम और पलक आराम से रह सकते हो, बाकी में शेखर, मैं और शनाया रह लेंगे। शनाया को आराम की जरूरत है, वो आराम होटल में नहीं मिल सकता, और शेखर की भी तबीयत ठीक नहीं है, यामिनी ने चिढ़ते हुए कहा। ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? अगर तुम चाहती हो कि हम यहाँ ना रहे तो हम अभी वापस दिल्ली चले जाते हैं, पर याद रखना कि हम भूल जाएंगे कि हमारी कोई रिश्तेदार है शिमला में, फिर तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, सानिया ने गुस्से में कहा। सानिया को ऐसे देखकर यामिनी शांत हो गई। ठीक है, तुम दोनों यहाँ रह लो, यामिनी ने कहा। जाओ अब यहाँ से, हमें आराम करने दो, सानिया ने कहा। यामिनी पैर पटकते हुए बाहर चली गई। पलक अपनी मॉम की इस हरकत से बहुत नाराज हो गई थी। उसे लग रहा था कि सानिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मॉम, ये सही नहीं था, पलक ने कहा। शट अप, मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या नहीं, सानिया ने कहा। कुछ देर बाद यामिनी हॉस्पिटल पहुंच गई। इस वक्त शेखर को भी होश आ गया था। शेखर, अब कैसा लग रहा है तुम्हें, यामिनी ने पूछा। बेटर। शनाया कैसी है, शेखर से पूछा। शनाया ठीक है, उसे भी होश आ गया, यामिनी ने कहा। तभी आहान शनाया को वॉक करवा कर वार्ड में लाया। शनाया, तुम कैसी हो, शेखर ने पूछा। मैं ठीक हूं पापा, मुझे अब घर जाना है, शनाया ने कहा। अब यामिनी क्या करेगी? वो शनाया और शेखर को घर का सच बताएगी, तब वो कैसे रिएक्ट करेंगे? यामिनी के चले जाने के बाद पलक ने अपनी मॉम से कहा, मॉम, यह आपने सही नहीं किया, ये घर मासी का है, आपको उन्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। पलक अपनी मॉम की इस हरकत से बहुत नाराज हो गई थी। उसे लग रहा था कि सानिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शट अप, मुझे मत सिखाओ क्या सही है और क्या नहीं। ऐसे घर में हम जैसे स्टेटस वाले लोग रहना डिजर्व करते हैं, यामिनी जैसे लोग नहीं। तुम अपने उस क्लासमेट को कॉल करो और यश के साथ मीटिंग फिक्स करो, सानिया ने कहा। ओके, पलक ने कहा। पलक अपने उस क्लासमेट से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी, पर इस वक्त उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और नंबर डायल किया। पलक, कैसी हो तुम? तुमने कैसे कॉल किया आज? सामने से आवाज आई। ध्रुव, तुम अभी भी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हो? पलक ने सीधा सवाल किया। उसे ध्रुव का हालचाल पूछना जरूरी नहीं लगा। हाँ, अभी तो मेरा प्रमोशन भी हो गया है, मैं HR डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, ध्रुव ने कहा। ध्रुव की आवाज में घमंड था।
तुम यश मेहरा को जानते हो? पलक ने पूछा। प्रेसिडेंट यश? तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? ध्रुव ने पूछा। ज्यादा सवाल मत करो, जितना पूछा है उतना जवाब दो, पलक ने चिढ़ते हुए कहा। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ, वो हमारी कंपनी के हेड है, इसलिए मेरा प्रमोशन उन्होंने ही किया था, ध्रुव ने कहा। अगर तुम उन्हें जानते हो तो उन्हें हमारे साथ डिनर करने के लिए कहो, पलक ने कहा। हाँ, यह मुमकिन तो है, पर प्रेसिडेंट यश, इससे पहले ध्रुव कुछ बोल पता पलक ने उसकी बात को काट दिया। पर कुछ नहीं, कल शाम 7 बजे हिल्स एज रेस्टोरेंट, तुम और प्रेसिडेंट यश दोनों पहुंच जाना, पलक ने कहा और फोन रख दिया। पलक, तुम्हें ध्रुव से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, अगर उसे तुम्हारी बात का बुरा लग गया तो, सानिया ने कहा। मॉम, ध्रुव को मैं जानती हूँ, वो ऐसा ही है, मैं उससे चाहे कैसे भी बात कर लूं वो मेरी बात नहीं टालेगा, पलक ने कहा। पलक श्योर थी कि ध्रुव उसकी और यश की मीटिंग फिक्स कर देगा। कुछ देर बाद यामिनी हॉस्पिटल पहुंच गई। इस वक्त शेखर को भी होश आ गया था। शेखर, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? यामिनी ने पूछा। मैं बेटर फील कर रहा हूँ। शनाया कैसी है? शेखर से पूछा। शेखर को शनाया की बहुत फिक्र थी। उसने देखा था कि अनन्या ने उसके हाथ पर कैसे चाकू चलाया था। शेखर सोच भी नहीं पा रहा था कि शनाया को कितना दर्द हुआ होगा। शनाया ठीक है, उसे भी होश आ गया, उसके घाव ज्यादा गहरे नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, शायद आहान उसे बाहर लेकर गया है, यामिनी ने कहा। वो लोग कौन थे जो घर आए थे? शेखर ने पूछा। ये बात तुम अपने उस लाडले जमाई से पूछो, यामिनी ने कहा। तभी आहान शनाया को वॉक करवा कर वार्ड में लाया। शनाया, तुम कैसी हो? अभी भी बहुत दर्द है क्या? शनाया को देखते ही शेखर ने पूछा। मैं ठीक हूँ पापा, दर्द भी पहले से कम है, आप कैसा फील कर रहे हैं? शनाया ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ, शेखर ने कहा। आहान, उस दिन जो लोग आए थे वो तुम्हें ढूंढते हुए आए थे? शेखर ने आहान से पूछा। जी पापा, आहान ने सच कहा। क्या यह वही लोग थे जो तुम्हारे पीछे 3 साल पहले पड़े थे? शेखर ने एक और सवाल किया। शेखर को याद था कि जब उसने आहान को पहली बार देखा था तब उसका शरीर खून से सना हुआ था और वो मौत के बहुत करीब था। शायद, आहान ने कहा। आहान जानता था कि उस दिन भी कोई रायजादा परिवार से ही था, पर वो कौन था यह उसे नहीं पता था। आदित्य के अलावा ये काम कोई भी और करवा सकता था। क्या उस दिन जो लोग आए थे उनके अलावा भी तुम्हारे और दुश्मन है? यामिनी ने कहा। वो लोग कौन है? तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या चाहते हैं वो तुमसे? शेखर ने पूछा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। अगर आहान ने उन्हें सच नहीं बताया तो उन्हें रात को नींद नहीं आएगी। आहान सब सच बताना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें कैसे समझाए। सब चीजें और रिश्ते इतने उलझे हुए थी कि आहान उन्हें एक बार में नहीं समझा सकता था। शनाया आहान की कश्मकश समझ गई थी। चीजों को थोड़ा स्मूथ करने के लिए शनाया ने कहा, पापा जाने दीजिए, अब वो लोग आहान को परेशान नहीं करेंगे। आहान ने उनसे डील कर लिया है, फिर इस टॉपिक पर बात करने का क्या फायदा है? अब हमें उनसे कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप ऐसा ही हो, शेखर ने कहा। शनाया आहान के सच के बारे में बहुत कुछ जानती थी, पर वो बता नहीं रही थी, इसलिए शेखर ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। शनाया, तुम कब तक इसके साथ रहोगी? ये चलता फिरता बम है, पता नहीं कब फूट जाए और हमारी गिल फैमिली को बर्बाद कर दे। प्लीज मेरी बात मान लो, फैमिली कोर्ट में जाओ और डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दो, यामिनी ने कहा। मॉम प्लीज बस कीजिए, मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं सुनना। शनाया बहुत इरिटेटेड थी। जब से कल्पना शनाया से डिवोर्स की बात करके गई थी तब से शनाया उसके बारे में ही सोच रही थी। शनाया आहान को डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, पर ऐसे 1000 चीजें थी जो वो नहीं करना चाहती थी पर उसे करनी पड़ी थी। वो जानती थी कि वो आज नहीं तो कल आहान की कमजोरी बन जाएगी और फिर उसके लिए रायजादा फैमिली से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। पर डाइवोर्स के बाद उसका और आहान का 3 साल का रिश्ता खत्म हो जाएगा। कोई नहीं जानता था कि उनके डाइवोर्स के बाद क्या होगा। मुझे घर जाना है, शनाया ने कहा। शनाया, अभी तुम्हें डिस्चार्ज नहीं मिला है, मैं और यामिनी घर जाते हैं, आहान तुम्हारे साथ यही है, शेखर ने कहा। घर? यामिनी के चेहरे का रंग बदल गया। हाँ क्यों, घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? शेखर ने पूछा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल वहां पर सानिया और पलक रह रहे हैं, यामिनी ने कहा। तो 4 बेडरूम का घर है, वो तो एक में रह रहे हैं ना? शेखर ने पूछा। नहीं, वो प्राइवेट लोग हैं और शांति चाहते हैं, इसलिए दोनों चाबियां उनके पास है, यामिनी ने कहा। क्या तुमने उन दोनों को घर दे दिया रहने के लिए? शेखर ने कहा। शेखर को सानिया और पलक बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार जब वो दिल्ली गए थे तब उन दोनों ने शेखर को अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। तो क्या हुआ, वो हमारे मेहमान है, इतना तो फर्ज बनता है हमारा, यामिनी ने कहा। फिर तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? घर जाओ, उनकी सेवा करो, शेखर ने यामिनी को ताना मारा। मॉम, सानिया मासी ऐसा कैसे कर सकती है? अगर वो वहां रहेंगी तो आप और पापा कहाँ रहेंगे? किसी होटल में? शनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी हम दोनों बहुत दिनों से किसी होटल में नहीं रहे हैं, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा।
दिस इज टू मच। शनाया ने अपना पैर पटका। जाने दो शनाया, तुम आराम करो, शेखर ने कहा और उसके बालों को सहलाया। आहान बहुत नाराज हो गया था। होटल में घर जैसा आराम नहीं मिल सकता था। शेखर की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई थी और यामिनी ने बिना सोचे समझे उन्हें घर की चाबियां दे